हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हम लोग का वीडियो सीरीज का जो लेक्चर चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म को शुरू किया था और उसका दो क्लासेस हम लोगों ने अटेंड किए हैं। अब आगे का जो पार्ट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एक और क्लास उसमें करके इस चैप्टर को भी हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हैं, जो कि आपका जो जो कमिंग एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो गाइज आप लोग देखिए, जैसा कि सामने में ही आप लोग के मैं आज शुरुआत करूंगा इसी से। डीजीटी का नोटिस आया हुआ है, तो मैं आप लोग को शुरू से भी बता रहा था कि आप लोग इत्मीनान होके मत रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आज उसका मैं प्रमाण भी आप लोग को दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी, जो आप लोग का पूरा जो ये ऑर्गेनाइज करता है पूरा एनसीबीटी, ये सब जो आप लोग का आईटीआई है, तो वहाँ से एक नोटिस निकल के आया है जो कि 10 तारीख को 10 जून को नोटिस इशू किया गया था। उसको मैं आपको पूरा एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। और फिर जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं उन लोग के लिए कहिए तो बहुत डेंजरस सिचुएशन होने वाला है। और मैं तो इन बातों को शुरू से कह रहा था आप लोग को कि थोड़ा सीरियस होइए पढ़ाई पे। और यही इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं जो हूँ ऑनलाइन कुछ आप लोग के लिए, आप लोग के बेटर के लिए, आप लोग के हेल्प के लिए ही इन चीज़ों को स्टार्ट किया था। तो कुछ बच्चे तो हैं जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से, वो लोग क्लास भी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी भी है इस बात की कि लड़के क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे बच्चे जो कि क्लासेस नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं किसी के भरोसे कि भाई हमको पास करा दिया जाएगा, हमको जो है मार्क्स मिल जाएगा, दिस दैट, बहुत तरह की बातें हैं। तो फिर उनके लिए बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। चलिए आज हम लोग जो है इस शुरुआत करेंगे अपने क्लास का, लेकिन उसके पहले इस नोटिस को समझ ले थोड़ा सा। आइए बात करते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से देख पाइएगा। देखिए, सब्जेक्ट में दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशंस फॉर रिमेनिंग ट्रेनी फॉर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस, जिसको सीटीएस जो कि आईटीआई आप लोग का जिसको कहा जाता है, इन जुलाई 2021। क्लियर हो गया, एग्जाम आपका जुलाई में लिया जाएगा। तो देखिए, इसमें सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जिनका बैक पेपर लगा हुआ है, जिनका एग्जाम बैक पेपर है, लाइक सेमेस्टर सिस्टम वाले का यदि बात करें, या रिमेनिंग ट्रेनीज जो बचे हुए हैं अभी, जिनका अब तक एग्जाम नहीं हो सका है, लाइक आप लोग जैसे आपका 19-21 का सेशन हो, ठीक है, और जो 18-20 के जो बच्चे हैं जिन स्टेट्स में अब तक एग्जाम नहीं हो सका है, वहाँ के बच्चों का, या फिर जिन स्टेट्स में हुआ भी था लेकिन बहुत बच्चे का एग्जाम मिस हो गया था, छूट गया था, या फिर जो अभी रिजल्ट आया है उनमें जो बच्चे को बैक लग गया, फेल कर गए हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है डीजीटी की तरफ से ये नोटिस निकल के सामने आ रहा है कि जुलाई के मंथ में जो है उन बच्चों लोग का सभी का एग्जाम्स हो जाएगा। मतलब आप समझिए कि जुलाई के मंथ में जो शुरू होगा एग्जामिनेशन, तो वो एंड करके ही पूरा सबका खत्म ही होगा, क्योंकि अभी कोरोना का भी सिचुएशन धीरे धीरे अभी थोड़ा सा डाउन हो रहा है। और इन चीज़ों पे जो है गवर्नमेंट मतलब डीजीटी जो है स्टेट गवर्नमेंट सबको भी जो है ये गाइडलाइंस दे रही है कि आप लोग अब जो है तैयारी में जुड़िए, ठीक है। और जो एग्जामिनेशंस है, और ये मान के क्या चलिए, मतलब 100% यही है कि सीबीटी एग्जाम ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जहाँ की धांधली की 1% भी गुंजाइश नहीं है। जो भी आप अटेंड कीजिएगा, मार्क्स जो भी आप एग्जाम दीजिएगा, पूरे ईमानदारी 100% ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है कि सीरियस होने वाला चीज़ है कहें तो। देखिए, आपको मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग हैज concluded the AITT 2020 in the month of April 2021 and subsequently went ahead to declare the result in the last week of May 2021। देखिए 21 आपका जो है अप्रैल के मंथ तक जो है एग्जामिनेशन जो लिए गए थे AITT का, जो सीबीटी एग्जाम्स जो लिया गया था, ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन जो लिए गए थे उसका रिजल्ट जो इधर मई के मंथ में दिया गया है। मैंने उस पर बहुत सारा वीडियो भी बनाया था, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि ट्रेनी हु फेल्ड
इन दीज एग्जाम्स, जो बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, या फिर जिनका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हो सका है, या फिर जो बच्चे रह गए हैं जिन स्टेट्स में नहीं हुआ है, ठीक है, वुड बी हेल्ड प्रेफरली विद इन 60 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जब रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से 60 दिन के भीतर एग्जाम उन लोग का लिया जाएगा। तो 60 दिन का यदि बात बोले तो मई के मंथ में आया है रिजल्ट, तो जून और जुलाई, तो जुलाई के मंथ में हेडिंग में ही सब्जेक्ट में ही लिख दिया गया है कि जुलाई के एग्जाम मंथ में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे फेल कर गए हैं इस बार जो रिजल्ट आया, वो बच्चे भी अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। इन द व्यू ऑफ द above, you are kindly request to provide the convenience to conduct these examinations in the last week of July 2021। the last week of July, क्लियर यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए शब्द को यहाँ पे, लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2021 में एग्जामिनेशन आपके 100% स्टार्ट हो जाएंगे। डीजीटी का ये ऑफिशियल लेटर है, तो अब इसके अलावे तो अब कहिएगा कि नहीं नहीं, कोई ऐसे ही हवा चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है, प्रमोट कर दिया जाएगा बच्चों को, तो ये कर दिया जाएगा, वो कर जाएगा। देखिए बड़ा बड़ा बात करने से कोई फायदा नहीं है, जो कहा जा रहा है उस चीज पे हम लोग को ध्यान देना है। तो गाइज यही जो है आप लोग का अभी का कहिए तो सबसे बर्निंग पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। और किसी के बहकावे में मत आइए, मेरा आप लोग से यही अनुरोध है, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई आपको बरगलाएगा, कहेगा कि हाँ अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार ऑफलाइन ले लिया जाएगा, ऑफलाइन में चोरी होगा, धांधली होगा, ये होगा वो होगा, फलान ढकान ढेरी कुछ आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है। इवन कि आप लोग को मैनेजमेंट ये वो लोग भी बोलेंगे कि भाई ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, ये कर लेंगे। तो उन सबके बहकावे में मत आइए, आपका अपना कैरियर है, आपको अपना ध्यान देना, आपको अपना सोचना है, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस कीजिए, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को कवर कराया जा रहा है टॉपिक बाय टॉपिक। अभी जितना टाइम है उतना टाइम में मैं बहुत कुछ आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो जो बच्चे साथ में हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोग को ये जरूर फील आएगा, वो ये बच्चे एग्जाम देके जब बाहर निकलेंगे जरूर एक बार मुझे थैंक्स इतना जरूर है कि जरूर कहेंगे, क्योंकि चीज़ों का जो कलेक्शंस भी जो कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को इस बार का जो एग्जाम हुआ है अप्रैल में, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो घबराइए नहीं, और चीज़ों को हम लोग अच्छे से हैंडल करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो बस यही आप लोग से कहना है कि आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, और जो है आप लोग का एग्जामिनेशन अब एकदम जुलाई में हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए आप लोग अभी एक मेरा वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, आज ही पोस्ट किया हूँ, उसमें आप देखिएगा कि अप्रेंटिस वगैरह का भी जो है वैकेंसी सब जो है आ रही है। तो उसमें भी मान लीजिए आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, यदि मान लिया जाए आपका सर्टिफिकेट क्लियर नहीं है, मार्क्स कम है, तो जनरली अप्रेंटिस जो होता है वो मेरिट बेसिस पे ही होता है, ठीक है। तो मेरिट बेसिस में क्या मार्क्स आपका देखा जाएगा, यदि मार्क्स आपका सही नहीं है, मार्क्स अच्छा नहीं है, तो फिर अप्रेंटिस में भी अच्छे जगह से अप्रेंटिस करने में भी प्रॉब्लम आएगा। इवन रेलवे का भी देखिएगा, तो रेलवे का भी अप्रेंटिस करते हैं, तो उसमें भी जो है आपका ITI का मार्क्स यदि अच्छा है तो भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, और CBT एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म कीजिए। अच्छा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कीजिएगा तो फिर आपका अप्रेंटिस करने में आपको प्रॉब्लम होगा। रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको बेनिफिट भी पता है कि कुछ परसेंटेज 15% जो है वहाँ रिजर्व रहता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं ग्रुप डी के वैकेंसी में, ठीक है। इस पर एक वीडियो भी है मेरा अप्रेंटिस का, इधर जो आया हुआ था मुंबई से जो निकला हुआ था अप्रेंटिस का, उसका मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें भी आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स बता दिया हूँ कि कितना परसेंट रिजर्व रहता है इस सारी चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग बस कनेक्टेड रहिए, बस जुड़े रहिए, बहुत कुछ है और हर चीज़ का अपडेट्स मैं देता रहता हूँ आप लोग को। अभी जो है NPCIL का जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो है ये निकला हुआ है, गुजरात साइड से निकाला गया है। फिर NCL का, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इन सब का भी जो अप्रेंटिस आया हुआ है, 1500 बहाली आया हुआ है, समझ रहे हैं, 1500 वैकेंसी। और NCL हो गया, NPCL, इस सब से करने से अप्रेंटिस बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा बात है, और बहुत ही आपको एक प्लस पॉइंट है आपका आगे दिन जॉब के लिए, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखिए, बस कनेक्टिविटी बनाए रखिए, जुड़ाव रखिए, जुड़े रहिए, तो बहुत कुछ आप लोग सीखने को मिलेगा, जानिएगा, ठीक है। और ऐसे ही इधर उधर कीजिएगा तो फिर क्या मतलब बनता है, कुछ होगा नहीं। चलिए हम लोग आज जो है क्लास को अपना बिगिन करते हैं।
तो आज का हमारा क्लास जो है क्लास नंबर 17 है, और जो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ये चैप्टर है, इसका पार्ट नंबर 3 है। तो देखिए देखते देखते हम लोगों ने 16 क्लासेस कवर कर लिया है, मतलब 16 क्लास में कितना कुछ आप लोग भी सीख पाए होंगे, आप लोग को भी इस बात का अनुभव हो रहा होगा। बच्चे जो क्लास नहीं किए तो 16 अनुभव तो उनका मिस, 16 क्लास तो उनका मिस हुआ ना, तो क्या उनको पता चला होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट में है क्या नहीं है। तो आईटीआई बच्चों की जो स्थिति है वो तो मैं जानता ही हूँ, तो मुझसे तो छिपा नहीं है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सीरियस होइए और कोई बात नहीं। और ये जो टॉपिक है आपके 10th क्लास के भी बच्चे यदि हैं कोई, तो उनको भी आप ये वीडियो दे सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, या 12th या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है ये उन सब के भी कोर्स में है, इस वजह से। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करके आज का सेशन एंड करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मतलब मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल देखिए क्या कहता है। जैसा आपको पता है, जो इसके पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, यदि स्टैटिक नहीं होकर डायनेमिक में है, जैसे कि हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसी सप्लाई आता है। ठीक है, एसी में यदि बोले तो कहिएगा कि हाँ डायनेमिक सप्लाई होता है, डायनेमिक करंट होता है, स्टैटिक नहीं होता है, तो रुका हुआ नहीं रहता है, फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, तो क्या कहलाता है, डायनेमिक कहलाता है। तो जब भी डायनेमिक करंट होगा तो करंट के साथ साथ हमेशा मैग्नेटिक बिहेवियर भी करंट शो करता है। ठीक है, करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो डायनेमिक वाला होता है, ठीक है, वो बनाता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो उसमें रुका हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आपका कभी भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो देखिए इसमें ये क्या कहता है, ये जो रूल है ये मैक्सवेल जी के द्वारा दिया गया था। ओके, तो ये आपका जो राइट हैंड रूल है आपका, ये राइट हैंड है। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग, ये मेरा हो सकता है आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो राइट हैंड होगा, ठीक है, उस राइट हैंड के अनुसार इसमें क्या होता है। देखिए कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए ये जैसे पेन है, ठीक है, ये इसको आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर मानिए। ये क्या, एक वायर है जो कि करंट को लेके जा रहा है। ठीक है, ये वायर है जो कि करंट को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहा है, मान लेते हैं इस पोजीशन में ऊपर बढ़ रहा है। ठीक, तो हम अपने राइट हैंड को इस तरह से यदि इस कॉइल के चारों ओर लपेट दें, ठीक है, और अपना अंगूठा जो है देखिए, ठीक है, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, सीधा ऊपर जा रहा है इसका करंट। तो यदि हम अपने हाथ को इस तरह से इस कॉइल के चारों ओर यदि मोड़ देते हैं और मेरा जो अंगूठा है ये अंगूठा ऊपर की ओर दिखाता है उस केस में, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होता है, करंट जो है इस वायर से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब मेरा अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है। तो इस केस में जो मेरा फिंगर्स जो मुड़ा, ठीक है, जो मेरा फिंगर जो मुड़ता है वो ही क्या, कौन सा डायरेक्शन हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का वो दिशा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ इसमें मैं आपको समझा दूं, ये वाला देखिए क्या है, ये जो है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, करंट यदि ऊपर जा रहा है तो हमारा अंगूठा भी इस तरह से ऊपर दिखाएगा, देखिए ये अंगूठा ऊपर दिखा रहा है। हाँ, तो जो हमारा फिंगर्स, बाकी जो फिंगर्स हो गया, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, ये जो फिंगर्स है, ठीक है, ये जो जिस दिशा में घुमा, ठीक है, जिस दिशा में घुमा, ये कौन सा दिशा हुआ, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में वो फील्ड, किसका फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। जो हमारा फिंगर जो दिखाएगा, जिस दिशा में फिंगर इस तरह से मुड़ रहा है तो इस दिशा में हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस ये बस जो आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, ये क्यों अप्लाई किया जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए, दिशा को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि मैं आपको बोल दूं कि भाई ठीक है बताओ, ये एक वायर है, इससे जो है करंट जो है मेरा
नीचे की ओर जा रहा है, इधर से। तो आप फिर पूछा जाएगा कि बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे, किधर, कौन सा डायरेक्शन में होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसका किधर होगा। तो क्या कीजिएगा, अपना अपना राइट हैंड ऐसे दिखाइएगा और बोलिएगा भाई देखिए ये जो मेरा जो थंब है, ये जिधर करंट जा रहा है उस दिशा में हम ले चले, ठीक है। और इसको इस तरह से ग्रिप कर लिए, इस तरह से इसको क्या किए, इसको इस तरह से ग्रिप करके पकड़ लिए। तो ये करंट करेंट कंडक्टर जो करंट नीचे की ओर जा रहा है, मेरा थंब भी नीचे दिखा रहा है। तो ये जो फिंगर्स है, ये जो फिंगर जिस दिशा में घुमा, किस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है ना, मुड़ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इस दिशा में हमारा जो है फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का, इस दिशा में, मतलब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि करंट नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यदि करंट ऊपर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब है आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। मैक्सवेल कॉर्क पेच नियम, ये जो है ये भी मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। ये लगभग जो है सेम ही चीज है, वही चीज है, ठीक है। वही उसी चीज को राइट हैंड जो रूल था, जो अभी मैं आपको समझाया, उसी चीज को स्क्रू के माध्यम से भी बताया गया है, ठीक है। सेम आपको अभी अच्छे समझ में आएगा कि दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों बस ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ले लिए गए हैं समझाने के लिए। लेकिन यदि करंट की दिशा के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की बात करते हैं तो उससे भी आपका सेम आंसर आएगा और इससे भी सेम आंसर आएगा। देखिए आपको मैं जैसे इस बात का एक्सप्लेनेशन दूं तो देखिए ये एक क्या है, स्क्रू है। स्क्रू तो आप लोग सभी को देखे हैं, जो कि लकड़ी वगैरह में जो है कसा जाता है, पेच जो होता है, ठीक है, स्क्रू। तो ये मेरा स्क्रू है, आया ना। चलिए ये स्क्रू है। अब स्क्रू को क्या करना है आपको, कसिए। कैसे कसते हैं आप, इस दिशा में कसते हैं ना, ठीक है। इस दिशा में घुमाइएगा क्या होगा, कसाएगा, अंदर जाएगा वो, ठीक है। ऐसे कस रहा है तो क्या हुआ, वो स्क्रू अंदर जाता है। तो जब अंदर जो जा रहा है वो करंट का डायरेक्शन उसको मान लीजिए। स्क्रू मेरा किधर जा रहा है, भीतर जा रहा है, अंदर जा रहा है कसने के बाद। तो करंट किधर, करंट यदि करंट और मैग्नेट के केस में इसको कंपेयर किया जाए तो स्क्रू अंदर जाने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा जो करंट है, करंट का जो करंट कंडक्टर जो दिशा है वो किधर है, नीचे जा रहा है करंट, ठीक। और जो आप जिस दिशा में कस रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में कस रहे हैं, ठीक है। मतलब कौन सा दिशा में, इस तरह का दिशा में कस रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। अभी मैं थोड़ा देर पहले क्या बताया था, हस्त नियम को पकड़ेंगे, नीचे यदि करंट जाएगा, अंगूठा मेरा नीचे गया तो ये मुड़ता है जो हाथ, तो कौन डायरेक्शन होता है, ये भी तो क्लॉकवाइज ही होता है। यहाँ भी क्या बता रहा है, ये क्लॉकवाइज ही बता रहा है। तो स्क्रू या फिर पेंच जब नीचे की ओर जाता है, जब उसको कसते हैं हम लोग, तो जिस दिशा में हम लोग कसते हैं, जिस दिशा में हम लोग उस पेंच को घुमाते हैं, वही दिशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब चुंबकत्व का जो एरिया है या फिर हम लोग कहें चुंबकीय क्षेत्र जो है, ठीक है, उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, सारा का सारा चीज आपको पार्ट 2 जो था ये वीडियो का, क्लास नंबर 15, क्लास नंबर 16 तो टेस्ट था आप लोग का, 40 MCQ उसमें बताया था मैं। तो क्लास नंबर 15 में जाके देखिएगा उस टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्किट, ये सब बहुत ही खोल के बताया हूँ, बहुत अच्छे ढंग से बताया हूँ। आप लोग एक बार क्लास कीजिए, वो सब क्लासेस को देखिए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। चलिए आई बात समझ में। तो इसमें मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल किसको कहा जाता है। चलिए तो बेटर रूप से आप लोग समझ रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन है करंट का तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो देखिए ये जब हम लोग सरफेस को इस तरह से रख रहे हैं, ठीक है, सरफेस पे हम लोग इस तरह से चेक कर रहे हैं, तब मान लीजिए इस तरह से रहेगा। अब इसमें करंट हम लोग सीधा ले जा रहे हैं तब, तो उस केस में हम लोग को इस तरह से पकड़ना होगा, सामने जा रहा है, ठीक है, ये जो अंगूठा हो गया सामने हो गया, और हमारा जो फिंगर्स जो मुड़ेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन जो बताएगा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यदि करंट आगे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है, इस दिशा में, मतलब आपके तरफ होगा, आपके तरफ, ठीक है। करंट यदि आपके तरफ जा रहा है तो उल्टा इस तरह से घूम जाएगा, समझे, वो मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब इसमें एक वो पॉइंट है कि जो आपका एक मैक्सवेल होता है, एक
मैक्सवेल जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 10⁸ वेबर के इक्वल होता है। ठीक है, वेबर किसकी इकाई है, कमेंट कीजिए सभी कोई, वेबर किसकी इकाई है, पिछले क्लास में सब कुछ बताया था। चलिए कमेंट कीजिए सभी कोई, बैठे मत रहिए, कमेंट कीजिए वेबर किसकी इकाई है, जल्दी जल्दी। तो एक मैक्सवेल क्या होता है, 10⁸ वेबर। ठीक है, फ्लक्स की होती है। आइए अब हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग्स का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं आप, या फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है आईसी में, या डिप्लोमा के आप स्टूडेंट हैं टेंथ में भी, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सब चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, क्यों जानना चाहिए, क्योंकि आपका इसको ये क्या होता है नहीं होता है, इन चीज़ों को आप जब समझिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें ये जो है मतलब कि बहुत ही मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इनिशियल पार्ट है, मतलब एक तरह से कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल होता क्या है। देखिए फ्लेमिंग्स साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक रूल दिया। क्या चीज़ का रूल दिया भाई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि करंट होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। ठीक है, तो करंट जब चलता है, करंट जब बहता है, तो अपने साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, वो जनरेट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। और हम लोग आगे जो है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देखेंगे, ठीक है, फैराडे का, उसमें समझेंगे ये इस बात को कि यदि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और उसको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कोई छड़ या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यदि उसको काटता है उस फील्ड को, तो जो छड़ होता है या फिर जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें कुछ ईएमएफ डेवलप हो जाता है, उसमें कुछ करंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो फोर्स की बात होगी फिर आगे, क्योंकि किस दिशा में गया, किस तरह से कटा, वो सब, या फिर उसमें जो उस पे जो बल लगा, ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स जो उसमें लगा, तो उस चीजों को भी तो जानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग दिशा फाइंड करते हैं, मतलब फोर्स का। ओके, कि फोर्स किधर लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा उस वक्त करंट होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा, एक बल किधर लगेगा। ठीक है, वो चीज इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग समझते हैं। और जनरली ये जो है मोटर के मोटर में इसका नियम लागू होता है। ठीक है, आप लोग को पता है दो चीज होता है डीसी मशीन, जैसे यदि बात करते हैं, एक होता है मोटर, डीसी मोटर, एक होता है डीसी जनरेटर। ठीक, जनरल केस में भी बोलेंगे। ठीक है, तो एसी में भी उसी तरह से होता है, मोटर और जनरेटर दो चीज होता है। ठीक, तो देखिए, तो मोटर क्या होता है, मोटर एक ऐसा यंत्र होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेता है, करंट क्या करता है, लेता है, और एवज में क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल फोर्स देता है, वो मैकेनिकल एनर्जी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा लिया, और उसके अलावे क्या दिया, वो लिया जो और दिया क्या, तो मैग्नेट आपका मैकेनिकल एनर्जी देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो मोटर का प्रिंसिपल है ये भी, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोटर का प्रिंसिपल बताइए, किस पर आधारित है वो, तो कहिएगा कि सर ये जो है विद्युतीय ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा देता है। यही बात समझ में। तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, मोटर जो मूव कर रहा है, अब मोटर मूव करता है तो उसका अलग अलग एप्लीकेशन है, लाइक हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में उसका यूज पड़ता है, या फिर आपका जैसे आप ये है आपका जो घर में पंप होता है पानी वाला, तो उसमें भी मोटर का यूज होता है। वो क्या करता है, बस उसका काम क्या है, उस घुमाना, एक्सल को घुमाना। ठीक है, और एक्सल को फिर जो है आपका ये सबके साथ जोड़ दिया जाता है, पानी जो है सक करता है। तो देखिए मोटर में, या फिर उसके जो एक्सल है या फिर उसके कंडक्टर है मोटर के अंदर,
उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा तब तो वो घूम रहा है ना। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए, हम करंट दिए उस मोटर के कंडक्टर्स पर, मोटर के कॉइल या फिर जो स्लॉट्स होते हैं वहाँ, मतलब कॉइल में हम लोग क्या किए, सप्लाई दिए मोटर के अंदर, ठीक है, मोटर में सप्लाई दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। उसका भी पूरा थ्योरी है, वो डीसी मशीन जो पढ़ाएंगे उस टाइम में बताएंगे, ठीक है। तो फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप दिए, करंट दिए, तो फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। अब उसके बाद क्या होगा कि जो कंडक्टर्स है मेरा, ठीक है, कंडक्टर्स में जो है फोर्स एक लगने लगेगा, क्या लगने लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा क्या होगा, उसको ढकेलेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, हमारा जो आपका रोटर हिस्सा है, ठीक है, वो रोटर हिस्सा क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, है ना। स्टार्टर वाला जो पार्ट है उसको फील्ड जनरेट करता है, क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है। मोटर का दो हिस्सा होता है, डीसी मशीन का दो हिस्सा, स्टार्टर और रोटर। तो स्टार्टर में फील्ड जनरेट होने का काम होता है, और जो फील्ड जब जनरेट होगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जब वहां बन गया तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है, एक बल लगने लगता है जो कि उसको फोर्स करता है कि भाई घूमो अब तुम, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक। तो हम लोग फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है, वाम हस्त नियम है, ये मोटर पर आधारित है, ठीक है, मोटर पे इसका एप्लीकेशन आता है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब इसको क्या करना है, तीन उंगली आपका, ठीक है, अंगूठा, ठीक है, तर्जनी उंगली ये हो गया, और माध्यिका, माध्यमा, ठीक है, ये तीन उंगली। अभी तीन उंगली को क्या करना है आपको, सबको एक दूसरे से 90 डिग्री, देखिए इसको यदि हम अंगूठा और तर्जनी की बात करें, मतलब थंब और इंडेक्स की बात करें, देखिए 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री पे। फिर ये वाला जो आपका इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये भी 90 डिग्री पे होना है, देखिए ये भी 90 डिग्री पे है ना। आप लोग सभी अभी जो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको सभी को करके देखिए, देखिए इस तरह का कुछ बनेगा सीन, ठीक है। सभी एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री है, देखिए ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, ये वाला भी क्या है, ये वाला भी आपका 90 डिग्री है। तो तीनों आपस में क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, तीनों आपस में समकोण बना रहा है। तो इस तरह से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, ये जो हमारा अंगूठा, हाँ, ये अंगूठा इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, ये अंगूठा किधर दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दिखाता है ये अंगूठा। ये जो मेरा फिंगर है, ये आपका इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, ये दिखाता है करंट का, करंट का क्या डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन को दिखाता है तर्जनी। ये जो है अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। तो फोर्स जो लगेगा, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उसका दिशा किधर होगा, देखिए किधर दिख रहा है, मेरे तरफ दिख रहा है ये, ठीक है, ये किधर दिख रहा है, ये मेरे तरफ दिख रहा है, ठीक है, मतलब फोर्स किधर लगेगा, मेरे तरफ लगेगा, इतना ही है। यदि हम ऐसे कर दे तो इस तरह से कर दे, ठीक है, मैं कहूं कि ये जो मेरा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो है मेरा ऊपर की दिशा में है, ठीक। तो जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, आपकी दिशा में, ठीक है, आपके तरफ दिख रहा है ना ये, तो फोर्स किधर लगेगा, करंट कंडक्टर पे, आपके तरफ। इसी चीज को यहाँ भी समझाया गया, आप देख के समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का दिशा जो है थंब बताता है, करंट का कौन बताता है, आपका ये इंडेक्स बताता है करंट के लिए, और ये जो आपका है, ठीक है, मिडिल फिंगर जो है ये आपको क्या बताता है, फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन बताता है, करंट कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसका दिशा को ये बताता है। आई समझ में बात, ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। तो मोटर का जो सिद्धांत है इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है, इसी के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो देखिए इससे यदि क्वेश्चन आएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या फाइंड करते हैं, तो कहिएगा जो कंडक्टर पे जो या करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसका दिशा हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर रड,
या फिर जो भी उस फील्ड में लाया जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी लाया जाएगा, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें कि करंट प्रवाह होता है उसी को कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। तो उसको यदि आप फील्ड में लाते हैं तो उस पर जिस दिशा में फोर्स लगेगा वही लेफ्ट हैंड बताता है। तो क्या बताता है? फोर्स का दिशा बताता है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है। मोटर इसका एक एग्जाम्पल है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप क्लासेस मेरा रोज करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो मतलब मजाल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ों को मैं टाइम लेके समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। तो जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं वो भी इन चीज़ों को पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है क्लासेस कीजिए। बार बार एक ही बात बोलता हूँ। चलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो ये जो है जनरेटर के केस में इसका जो है नियम का जो है यूज हम लोग करते हैं। ये किस पे आधारित है? आपका जनरेटर पे आधारित होता है, जनित्र पे आधारित होता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर करे बात का यदि बात कर ले हम लोग, जैसे मोटर का केस में बताया अभी, ठीक है, मोटर में तो फोर्स हम लोग को चाहिए, मतलब मूवमेंट। और जनरेटर में क्या बेसिकली आपको क्या उसका प्रिंसिपल क्या है बताइए? तो आएगा क्वेश्चन आता है, किस पर आधारित होता है ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड या फिर इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी देना, लेकिन उसको आप मूव करते कीजिएगा। उसके बाद देखिए एक थोड़ा देर पहले मैं हाइड्रो पावर प्लांट का बात बताया था, वहां पे मोटर का यूज नहीं होता, वहां जनरेटर का ही यूज होता है, क्योंकि जो आपका जो वाटर जो गिरता है, ठीक है, ऊपर से उसको टरबाइन के साथ जोड़ ये किया जाता है, टरबाइन पे वो पूरा धारा को छोड़ा जाता है, पानी का पूरा हेवी फोर्स, उसमें आपका पेल्टन व्हील ये सब जो है फ्रांसिस ये सब लगाया जाता है, और वो क्या करता है? टरबाइन घूमता है। टरबाइन जैसे घूमता है तो उसका टरबाइन का जो एक्सल है उसको जनरेटर के एक्सल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ज्यों ही आप मूवमेंट देने लगे, ठीक है, जनरेटर का जो आपका कॉइल है, जनरेटर का जो कंडक्टर से वो घूमने लगा, दूसरी और मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पे, तो क्या होगा? उस कंडक्टर में करंट पैदा हो जाएगा। ये भी आपका है फैराडे का नियम, ठीक है, फैराडे का नियम मैं अभी इस बारे में समझाया ही था आपको, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, हम लोग को इससे आपको राइट हैंड में आपको क्या क्या मिलता है? राइट हैंड में आपको करंट का दिशा पता चलता है, करंट का दिशा पता चलता है, क्योंकि जनरेटर सिद्धांत पे आधारित है, तो जनरेटर में हम लोग करंट उत्पन्न करते हैं, ठीक है, करंट जनरेटर से। तो जनरेटर के केस के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसको समझिए क्या है ये। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड का भी बात कर रहे थे, उसी तरह से राइट हैंड में तीनों उंगली को क्या किया हम? 90 डिग्री पे अरेंज कर लिए, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या है आपस में 90 डिग्री, इसको कर लिए। अच्छा अभी अभी देखिए जो हमारा ये जो दिशा है, ठीक है, ये हमारा जो ऊपर का जो ये अंगूठा है, अंगूठा हमारा क्या दिखाएगा? फोर्स का डायरेक्शन। जो करंट कैरिंग कंडक्टर या कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है, जिस दिशा में आप फोर्स उसको दे रहे हैं, वो इसका हो गया वैल्यू। लेफ्ट वाले में क्या था? लेफ्ट हैंड रूल वाले में यही फोर्स को बताया जाता था, ये चीज आता था किससे? इस वाले से आता था, मिडल वाले से आता था, है ना। लेकिन इसमें क्या किया गया है? इसमें हम लोग फोर्स को ऊपर ले लेते हैं, थंब में ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है ये हमारा फील्ड को बताता है। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया, ठीक। तो ये दोनों जब आएगा तो कि तीन चीज है, तीन चीज में दो चीज आप दे दिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो देखिए ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन बता दिया, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ये थर्ड वाला जो उंगली, जैसे मैं इस तरह से रखूं, इस तरह से, ये ऊपर के डायरेक्शन में, ये जो है इस दिशा में, तो ये जो दिखा रहा है ये करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ दिखा रहा है, ठीक है, मेरे तरफ आ रहा है क्या? करंट का डायरेक्शन। आई बात समझ में? यदि ऐसे कर दे, ठीक है, मतलब ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में, नीचे हो गया मेरा फोर्स का डायरेक्शन, तो
ये जो करंट का जो डायरेक्शन है वो आपके तरफ जा रहा है, देखिए जा रहा है कि नहीं, आपके तरफ। ठीक, तो जनरेटर में जो करंट उत्पन्न होता है उसका दिशा किस दिशा में होगा, या ईएमएफ जो जनरेट होता है कंडक्टर में, तो पहले ईएमएफ आएगा उसके बाद ही तो करंट पैदा होगा ना। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ में जैसे ही आप कनेक्शन कर दिए किसी वायर के साथ, सर्किट क्लोज कर दिए, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो उसका जो डायरेक्शन है, ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, या फिर डायरेक्शन में जो करंट होता है, वो इंडेक्स नहीं, किससे, मिडिल फिंगर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब समझ में आया। तो देखिए इन्हीं चीजों को बस यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिख दिया गया है और बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस फिगर को आप जरा समझ लीजिएगा। देखिए ऊपर जो है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बता रहा है, ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर है ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो जो लास्ट जो बन गया ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ठीक है, मिडिल वाला। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, देखिए फैराडे साहब जो थे 2 लॉ दिए थे। ठीक है, 2 लॉ उन्होंने दिया था। देखिए तो समझिए इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो आपका जो प्रिंसिपल है ना, ये सब आपको डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, जो आगे आपका जो पूरा सेकेंड ईयर का जो चैप्टर्स है उसमें इन सब चीज़ों का भयानक रूप से एप्लीकेशन आने वाला है। और साथ ही साथ जो है आपका ट्रांसफार्मर जो चैप्टर है इसमें भी आपका बहुत इन चीज़ों का, ये चीज़ यदि समझ रहे हैं तो वो उस चीज़ों को भी समझने में अच्छे, मतलब कि सहूलियत हो जाता है। आइए, इसका फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम जो होता है, ठीक है, जब किसी बंद कुंडली, ठीक है, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए मतलब क्या हुआ कि बंद कुंडली, ठीक है, जब आपका क्लोज्ड लूप है, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल है, उसमें यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में यदि आप चेंज कर रहे हैं, उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को यदि चेंज कर रहे हैं, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। आया समझ में। या फिर इसको मैं आप लोग को दूसरे भाषा में भी समझा रहा हूँ। देखिए समझिए इसको, इस फिगर के माध्यम से आपको बेहतर से समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, मेरा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, क्या है, मैग्नेट है। हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है किधर से जाता है, N टू S जाता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखिए ये दिखाया भी गया है आपको एरो के माध्यम से, इस चीजों को आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ओके, आइए अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में आप ले ना लीजिए, एल्युमिनियम का ले लीजिए, इतना कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, कॉपर का ले लीजिए, कोई भी चीज का आप कंडक्टर छड़ ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो फील्ड है, ठीक ना, इस फील्ड में क्या करते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं। उस फ्लक्स, फील्ड क्या है, फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, एक ही चीज है सभी। ठीक है, तो यदि उस फील्ड को आप काटिएगा, ठीक है, ऊपर से रड लेकर के ऐसे मारिए इस पे, ठीक है, काटिए इसको। जब काटिएगा तो क्या पता चलेगा कि जो मेरा जो ये रड था, ठीक है, इसके दोनों एंड में, इस एंड और इस एंड में यदि आप मल्टीमीटर से लेके मेजरमेंट कीजिएगा या फिर उसको वैल्यू आप नापिएगा, तो उसमें पता चलेगा आपको कुछ ईएमएफ आ गया है, उसमें कुछ वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गया है। ठीक है, और इसी को जब एक बार कनेक्शन आप कर दीजिए किसी सर्किट के साथ, तो पता चलेगा करंट फ्लो हो रहा है। तो यही कहता है फैराडे नियम। आया समझ में। फैराडे नियम क्या कहता है कि यदि कोई फील्ड है और उस फील्ड के फ्लक्स को आप यदि चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब क्या हुआ, काटते हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर के माध्यम से, किसी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के माध्यम से, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। उस कंडक्टर में
विद्युत विद्युत वाहक बल ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और उस ईएमएफ को यदि कनेक्शन आप उसके एंड्स को कनेक्शन कर दिए किसी वायर के जरिए, किसी सर्किट में यदि कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा, करंट उसमें प्रवाहित होने लगेगी। आया समझ में? तो बस इतना ही है। ठीक, अब इसी चीज का जो है एप्लीकेशन यूज किया जाता है मोटर सब में, जनरेटर सब में। ठीक है, फील्ड दे दिया जाता है और करंट कंडक्टर क्या किया जाता है, घुमा, जो घूमता है तो क्या होता है, जो जो मोटर जो घूमता है तो क्या करता है, वो फील्ड जो बना हुआ आता है ना, फील्ड को कटिंग करता है। तो फील्ड को जब वो कट करता है, जब कट करता है तो क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिकली करंट पैदा होता है। ठीक है, करंट उसमें पैदा होता है। जनरेटर का केस का मैं बात कर रहा अभी। ठीक, और जो आपका मोटर होता है, मोटर में करंट हम लोग इस कंडक्टर के जरिए देते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट देते हैं, इधर फील्ड है, तो फिर जब यहाँ चेंजिंग होगा, फिर यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है जब इस फ्लक्स को कटिंग करेगा तो क्या होगा, उसमें इसमें एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, इसमें एक फोर्स लगने लगेगा, और वही फोर्स फिर क्या कहला जाता है, मोटर के केस का वो बात हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है। देखिए, जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ, ठीक है, या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। एकदम समझ में आया, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से। तो चलिए, बहुत अच्छे, नहीं समझ में आ रहा है तो सभी कोई लाइक कीजिए। बढ़िया, अब आगे। अच्छा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन लास्ट में जाते वक्त जो ऑफलाइन वाला जो ये है वहाँ पे आप लाइक नहीं करते हैं। आप लोग सभी को लाइक कीजिए, यदि आप लोग को क्लासेस अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग लाइक करके जरूर जाइए, इससे हम लोग को भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। आइए अब देखते हैं हम लोग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखिए क्या कहता है, जो आपका फैराडे का सेकंड लॉ है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। देखिए, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्किट इज इक्वल टू रेट चेंजिंग रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो कह रहा है ये एक्चुअली ना सेकंड लॉ जो है बताता है कि कितना ईएमएफ आपका डेवलप हुआ। ठीक है, पहला तो आपको थ्योरम दे दिया, सेकंड में आपका एक्चुअली में कैलकुलेशन होता है कि कितना ईएमएफ डेवलप हुआ। आया बात समझ में? टोटल ईएमएफ या फिर टोटल विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स के कटने से, चुंबकीय क्षेत्र के कटने से। ठीक है, जिसको कि हम लोग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स के परिवर्तन के दर को कहते हैं। तो वो कितना वैल्यू ऑफ ईएमएफ, कितना ईएमएफ पैदा हुआ, उस चीज को ही यहाँ पे हम लोग इस सेकेंड लॉ में पता करते हैं। आया समझ में? वही चीज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ईएमएफ ई इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ई, एक मिनट, ई जो है ईएमएफ को डिनोट किया जाता है इस तरह से लिखते हैं, और ये हो गया माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब यहाँ माइनस क्यों आया ये मैं अभी नेक्स्ट जस्ट इसके बाद बताऊंगा लेंज लॉ में। ठीक है, तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हुआ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हुआ वो किसके बराबर होता है, वो फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। जितना कटेगा फ्लक्स उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ज्यादा कटेगा ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम कटेगा कम प्रोड्यूस होगा। यही तो है बेसिक सिद्धांत, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आया दोनों लॉ अच्छे से? ठीक है, यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, तब मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा। चलिए, अब कुछ बच्चे जो कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो क्लास नहीं किए हैं। जो बच्चे रोज क्लास कर रहे हैं वो 100% समझेंगे चीजों को। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्लास में। देखिए अब क्या कर रहा है, पहला पॉइंट है कि ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इवन इफ नो करंट कैन फ्लो। जाहिर सी बात है, बैटरी जो होता है ईएमएफ तो उसमें रहता है, तो क्या करंट फ्लो होता है? जब तक वायर नहीं लगे तो करंट फ्लो सर्किट में नहीं होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ईएमएफ यदि है, हाँ ईएमएफ है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, कंडक्टर्स में करंट ईएमएफ आ जाता है लेकिन करंट फ्लो नहीं होता। जरूरी नहीं है कि करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए,
पाथ चाहिए उसको, तभी वो करंट फ्लो होगा। ये तो लिखा है व्हेन द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। चलिए, अब ईएमएफ का वही फॉर्मूला है। यदि मान लीजिए एन लूप है, ये तो एक लूप का था, एक लूप का फॉर्मूला था, ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी था। फाई फाई ये फ्लक्स होता है, फाई फॉर फ्लक्स होता है, ठीक है, पढ़ाए थे पिछला क्लास में। तो यदि माइनस यहाँ पे एन क्यों लगाएंगे, एन जब एक से ज्यादा कॉइल का लूप है, ठीक है, कंप्लीट लूप, उस केस में एन देते हैं। कॉइल क्या होता है, लूप क्या होता है, इन चीजों को बेहतर ढंग से मैं समझाया हूँ, ठीक है, तो क्लासेस मिस मत कीजिए। अब देखिए, करंट की बात करें, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा सर्किट में, इसी सर्किट में, ठीक है, इसमें कितना करंट इंड्यूस्ड होगा, तो जितना ईएमएफ है मेरा और रेजिस्टेंस, जितना जितना रेजिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा रेशियो। तो आई इक्वल टू वी बाय आर, ऐसे भी होता है, वी की जगह क्या बन गया, ई बन गया, मतलब ईएमएफ बन गया, और आर तो रेजिस्टेंस है। आर किस चीज का रेजिस्टेंस होगा, आर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो सकता है, साथ में आपका जो कॉइल मतलब आप जो पाथ जो बनाए हैं, आप जो सर्किट जो आप कंप्लीट किए हैं, तो उसके साथ जो आप जोड़े हैं आपका ये क्या बोलते हैं आपका, लाइक जो भी चीज के साथ जोड़ के आप चला रहे हैं उसका भी रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें या ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और ये है लेंज लॉ, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा कि आखिर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्यों होता है, ये जो नेगेटिव है। देखिए समझिए इसको, प्रेरित धारा जो होती है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है, ठीक है, प्रेरित धारा को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। प्रेरित वर्ड आपको बहुत मिलेगा, तो आप लोग प्रेरित याद रखिएगा, इंड्यूस्ड को कहा जाता है, और मैं बार बार इंड्यूस्ड ही बोलूंगा, प्रेरित नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में रखिए, ध्यान में रखिए कि इंड्यूस्ड को ही प्रेरित कहा जाता है। प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट की दिशा सदा ऐसी होती है। अब देखिए, मैं भी बताया आपको कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कि नहीं, ईएमएफ आता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर में, विद्युत वाहक बल आता है, और एक बार ईएमएफ आ गया तो फिर करंट भी आ जाता है। तो वो जो करंट होगा वो भी कौन सा करंट होगा, वो प्रेरित धारा ही तो होगा, इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा ना वो। तो उस करंट का जो दिशा होगा, उस करंट का जो डायरेक्शन होगा, ओके, यहाँ इसको देखिए, इस करंट का जो डायरेक्शन होगा, ओके, वो हमेशा इस तरह से होगा, ठीक है, जो उसके जिस कारण से वो उसका दिशा वो बन पा रहा है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का वो जो दिशा आ रहा है, मान लिया जाए नीचे की ओर दिशा आ रहा है, ठीक है। ईएमएफ जो हमारा डेवलप हुआ, ईएमएफ के कारण जो करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, प्रेरित धारा जो आएगा, उसका दिशा मान लिया जाए नीचे है, तो वो नीचे क्यों आ रहा है, कोई तो होगा उसको नीचे कर रहा है, कोई तो होगा जो उसके जो दिशा है उसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है। तो उस कारण को वो हमेशा अपोज करता है, ठीक है। मतलब जिस कारण से इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, बन रहा है, उसको हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है, हमेशा अपोज करेगा। वही क्या है, लेंज लॉ। तो जब अपोज करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो यही चीज कहा गया, प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। जिस कारण से ये करंट मेरा उत्पन्न हो रहा है, उसी कारण को क्या करेगा, उत्पन्न होने से रोकेगा। यही मेरा लेंज लॉ है, इसी को क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। ये देखिए, ये 1833 में जो हेनरी लेंज जो हैं, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन रेट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और एन क्या यहाँ पे वही बताया मैं आपको, जो है कॉइल का टर्न से जितना कॉइल होंगे, और माइनस क्यों आया, क्योंकि लेंज लॉ के कारण आया, क्योंकि धारा जो भी उत्पन्न हो रहा है आपका प्रेरित धारा, उसको क्या कर रहा है, उस कॉज को क्या कर रहा है, होने नहीं देना चाह रहा है, उसको रोक रहा है, उसको अगेंस्ट जा रहा है, इस वजह से नेगेटिव होता है, ठीक है। तो स्वयं उत्पन्न होने से रोकती है। आइए, तो समझ में आया सभी कोई को। आइए अब देखते हैं हम लोग
इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत धारा बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो कोई बड़ी बात तो यहाँ नहीं है। आखिर प्रेरित धारा जो बनता है, प्रेरित इंड्यूस्ड करंट जो बनता है, वो कैसे बनता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही तो आता है ना। तो एक बार जब इंड्यूस्ड ईएमएफ का आ गया तो फिर इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। तो जाहिर सी बात है, तो जब हम लोग का दिशा जब पता चल रहा है करंट का, प्रेरित धारा का, तो ईएमएफ का भी दिशा हम लोग को पता चलेगा। या फिर हम लोग सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ईएमएफ का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो दिशा हो, यदि हमको पता चल रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का भी दिशा हम लोग को जानकारी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चंस का जवाब देना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सारे कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। ठीक है, सारे कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए आप लोग ध्यान से सारा क्वेश्चन को कीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 44 है। आप लोग को 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा, आप लोग सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर सही ऑप्शन इसका टाइप करना है। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्न सूत्र, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग को थोड़ा परेशानी होता है इस वजह से। देखिए आप लोग जो है ना, इसका रेजोल्यूशन जो है 360p में देखिए तो बेटर आप लोग को दिखेगा। ऐसे यदि नेट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा कम भी यदि रेजोल्यूशन कम भी करते हैं तो भी स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि मैं स्लाइड्स का आजकल यूज करता हूँ। पहले तो ये बोर्ड पे यूज करता था, बोर्ड पे पढ़ाता था, तो आप लोग को समझ में क्लियर नहीं आता था। आजकल तो इन पीपीटी का मैं पे पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जिसमें कि अच्छा खासा बहुत मेहनत भी लगता है मुझे, फिर भी आप लोग के लिए करते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें कम से कम दिखे, अच्छे से समझ में आए, सुनाई दे। ठीक है, तो चलिए 44 कहता है कि निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? अभी जस्ट पढ़ा है, देखिए E बराबर EMF इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। बताइए ये किसका सिद्धांत है? सभी को बताइए, एक भी बच्चे बैठे मत रहिए, एकदम बहुत बुरा लगता है मुझे। आप लोग बस ऐसे मूक बन के देखते रहिएगा तो तमाशा होता रहेगा और फिर एक टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मौका है तो चौका मारिए। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका आंसर करेंगे। क्या होगा? 5 सेकंड का वक्त है, सभी को बताइए, बोलिए। तो अभी अभी मैं डिस्कस किया था, अभी भी बताया था, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? लेंज लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या गया? डी गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। धारा वाहित चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। किस तरह से दिशा आप ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम द्वारा, इस बार कॉर्क स्क्रू नियम या फिर अंगूठा नियम। सभी को आंसर कीजिए, सीरियस होइए पढ़ाई में, क्योंकि एग्जाम आने वाला है आप लोग का। सभी को सीरियस हो जाइए एकदम। चलिए, तो 45 का आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा गया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, यदि धारा, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यदि है, उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन बताए थे? यही बताए थे ना? क्या बताए थे? बोलिए 45 का सभी कोई। कॉर्क स्क्रू नियम। ठीक है, कॉर्क स्क्रू नियम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग को लगेगा कि ऑप्शन नंबर डी तो होगा सर। अंगूठा नियम हम तो कहीं पढ़ाए ही नहीं आप लोग को। थंब रूल कहीं पढ़ा है? थंब रूल वो क्लियरली देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ था। फर्स्ट जो स्टार्ट किए थे, शुरुआत जो किए थे चैप्टर का, क्या था? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में पढ़ाया हूँ। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम, अंगूठा नियम नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर देखिए, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा डैश से निर्धारित की जा सकती है। अब विद्युत धारा की नियम आपसे पूछ रहा है कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो है डायरेक्शन के बारे में पूछा गया। तो कौन सा? न्यूटन का नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, अंगूठा नियम। बताइए सभी को। 46 का धारा का दिशा पूछा गया है, करंट का डायरेक्शन। फोर्स का पूछा जाता तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल बताते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
लेकिन यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा की बात की गई है, विद्युत धारा का डायरेक्शन बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, FRHR। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है, किस तरह से ज्ञात कीजिएगा ध्रुव की ध्रुवता, सिरे के नियम द्वारा, फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम द्वारा, या कॉर्क स्क्रू रूल। ध्रुव की ध्रुवता के बारे में बताना है। चलिए सभी को बताइए। देखिए ध्रुव की ध्रुवता जो है, ओके, ये इसका फ्लेमिंग्स में कहीं जिक्र नहीं था, ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल में भी ये चीज पार्ट नहीं है, ये हल्का अलग सा टॉपिक है ध्रुव की ध्रुवता। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा क्या, सिरे के नियम द्वारा, ठीक है, सिरे के नियम द्वारा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 48 पे। नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करता है, कि खोज किसने की थी, बताइए। एकदम एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी अभी मैं पढ़ा रहा था इसका, ठीक है, सभी को आंसर कीजिए इसका। Always opposes the cause for which it happens। 48 बताए थे ना, लेंज में बहुत कुछ बता रहे थे लेंज में, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, नेगेटिव, नेगेटिव साइन इसी लेंज के कारण ही आता है। क्वेश्चन 49 देखिए, चुंबकीय परिपथ का प्रति सटम्ब, हिंदी भी ना अजीब थोड़ा होता है, तो रिलक्टेंस जो होता है किस पर निर्भर करता है, बताइए। विद्युत चुंबकीय परिपथ का जो रिलक्टेंस होता है किस पे निर्भर करेगा। अब देखिए रिलक्टेंस ऐसा कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स रह गया है, इसको मैं लास्ट वाला जो क्लास है, कल वाला जो क्लास होगा उसमें सारी चीजों को कवर कर दूंगा, ठीक है, तो घबराइए नहीं, इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। 49 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ओके, 49 का जाएगा सी, दोनों पे करता है, मतलब कुंडल के स्थित करंट पे और फिर कुंडल के लपेटो या टर्न्स की संख्या पे, ठीक है, मतलब कि करंट पे आई पे और फिर नंबर ऑफ टर्न्स एन पे, एन आई पे डिपेंड करता है। इसके पहले भी ये चीज परिपथ वाला नहीं था, लेकिन दूसरा टाइप का था, उसमें भी एन आई पे डिपेंड करता था, वो सोलोनाइड का जो जो वैल्यू था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तीव्रता, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ के बारे में जो क्वेश्चन था, उसमें यही चीज था कि नंबर ऑफ टर्न्स पे था, और कितना वैल्यू आप करंट देते हैं, ग्रेटर करंट देते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो इससे भी कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन 50 देखिए, विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है, किस तरह से आप उसका सामर्थ्य परिवर्तित कर पाइएगा विद्युत चुंबक में, ठीक है, सभी को आंसर बताइए 50 का क्या होगा। देखिए सामर्थ्य परिवर्तित वही क्वेश्चन है अभी जो कराए हैं, सभी को बताइए क्या होगा इसका, क्या करंट के को परिवर्तन करके कर पाइएगा, या फिर टर्नों को परिवर्तन करके, या दोनों को करके, अब तो सही सभी को ही कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। चलिए 51 नंबर, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है, अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है बाएं हाथ के नियम में, ठीक है, इसमें ये जो था ये वाला में, ये क्या शो करता है बाएं हाथ के नियम में, सभी कोई बताइए 51 का। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा 51 का, 51 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, चालक पर लगने वाले बल, चालक पर लगने वाले बल को। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में असत्य है, आपसे रॉन्ग वाला पूछा गया, एक वेबर कितना मैक्सवेल के इक्वल होता है, या फिर एक टेस्ला गॉस के बराबर, तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है। देखिए रॉन्ग वाला जो है ना, ये वाला है रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ठीक, बाकी सब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, तो सी वाला जो हो जाएगा इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो आप तीनों को याद रखिए, ठीक, इससे क्वेश्चंस बन जाएगा। एक वेबर में कितना मैक्सवेल आ जाएगा, ऑप्शन फट 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 बना लीजिएगा यदि याद रहेगा 10⁸ तो। एक टेस्ला में कितना गॉस होता है वो भी याद रहेगा तो 10⁴ तो बन जाएगा। एक एम्पियर टर्न पर मीटर में कितना अरेस्टेड होता है
तो ये तीनों को आप लोग याद रखिए। इसलिए कहते हैं एक क्वेश्चन करने का मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है, 3-4 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। चलिए अब है 53, एक मैक्सवेल समतुल्य है। अभी क्वेश्चन तो बताए थे ना, कितना कितना समतुल्य होगा 53 का, बताइए सभी को। 53 का आंसर सभी को बताइए, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। 54, निम्न के प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, निम्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, किसको कहा जाता है? सिल्वर, जस्ता, फेराइड या फिर एल्यूमिनियम। 54 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। 55 देखिए, 55 कहता है कि एक चुंबक के ध्रुव या फिर पोल्स, ठीक है, क्या कर सकते हैं? अलग नहीं किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रयोग में लाए जा सकते हैं, चुंबक को तोड़कर अलग अलग किए जा सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको मैं अब नहीं बताऊंगा। आप लोग सभी को इसका आंसर बताइए मुझे, सभी को टाइप कीजिए आंसर, सभी कोई टाइप कीजिए, बैठिए मत, सभी कोई टाइप कीजिए। ए ऑप्शन, अलग नहीं किए जाते। चलिए 56 देखिए, कम धारण क्षमता, रिटेंटिविटी के पदार्थ उपयुक्त हैं। क्या चीज के लिए उपयुक्त होते हैं कम धारण क्षमता वाले? इसका भी क्वेश्चन था, इसका भी क्वेश्चन करा है। कम धारण क्षमता वाले क्या चीज के लिए उपयुक्त होते हैं? ये होते हैं अस्थायी चुंबक के लिए, अस्थायी नहीं, टेम्पोररी मैग्नेट्स के लिए जो होते हैं ये उपयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है, मृदु लोहा, ये सब क्या हो गया आपका अस्थायी चुंबक, टेम्पोररी मैग्नेट्स के पर्पज से, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज किया जाता है। चलिए 57 में देखिए, 57 कहलाता है कि निम्न में से किसके परित्र चुंबकीय क्षेत्र होता है? निम्न में से किसके परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है? 57 का बताइए। गतिमान, आवेश, लौह पदार्थ, कॉपर, उपयुक्त सभी। चुंबकीय क्षेत्र में स्टार्ट किया था आज का सेशन, उसमें बताया था, ठीक है। परितः चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? गतिमान आवेश, ठीक है, जो चल रहा है आवेश, जो चल रहा है चार्ज, उसके कारण होता है, ठीक है, जिसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है, उसके कारण। स्टैटिक वाला रुका हुआ, ठीक है, उसमें नहीं होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे देखिए। 58 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? बताइए। विद्युत मोटर में केवल चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय एवं उष्मीय प्रभाव, केवल उष्मीय प्रभाव, उष्मीय एवं रासायनिक प्रभाव। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, चुंबकीय तो होता है ना, चुंबकीय होता है और उष्मीय प्रभाव भी होगा। तो विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव उपयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, ठीक है, चुंबकीय एवं उष्मीय प्रभाव। आइए नेक्स्ट 59 देखिए। 59 कह रहा है आपको कि कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ठीक है, कॉइल में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के लिए कौन सा नियम को आप लगाइएगा? 59 का सभी कोई बताइए आंसर इसका, सभी कोई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम या फिर राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, यही वही वाला जो था, राइट हैंड पाम रूल वाला। क्या आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी कोई बताइए इसका आंसर। विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग के लिए होमवर्क है, लास्ट का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, होमवर्क रहता है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑफलाइन वाला जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताइएगा, लाइव चैट वाला जो चल रहा है ना इसमें नहीं बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्योंकि तुरंत इसका आंसर तो नहीं दीजिएगा ना,
आप लोग मान लीजिए इस पे थोड़ा खोज कीजिएगा, देखिएगा कहाँ है सही आंसर क्या होगा, या फिर इस पे कुछ यदि आपको पता है तो आप वहाँ पे ऑफलाइन वाला जो कमेंट होता है वहाँ पे कीजिए। अभी जो हमारा जो क्लास जो अभी खत्म होगा उसके बाद जो वहाँ जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे दीजिए सही आंसर इसका, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए जो है क्वेश्चन आज के क्लास का एक ये होमवर्क है। आपको सभी लोग जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी को आपको देना है, जो ऑफलाइन वाला कमेंट सेक्शन है वहां पे दीजिएगा, ठीक है। इससे ये भी रहेगा कि आप लोगों ने कौन कौन बच्चों ने क्लास किया है उसका भी एक रिकॉर्ड बनेगा वहां पे, इस वजह से भी। चलिए, तो गाइज आज के क्लास का जो था टॉपिक आज यहीं पे क्लोज होता है। अब हम लोग जो है इस पर एक और पार्ट होगा, और संभवतः हुआ तो एक और पार्ट इसमें और बढ़ाऊंगा यदि क्वेश्चंस का कलेक्शन और मैं यदि करता हूँ तो, ठीक है। तो उम्मीद तो करते हैं कि पार्ट 4 में एंड करेंगे, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चंस और का कलेक्शन और मैं किया तो पार्ट नंबर 5 तक लेके जाऊंगा इसको। तो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो भी कंसेप्ट दिया हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि चीज़ों को बेहतर ढंग से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आप लोग यदि नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट देख लीजिएगा। यूट्यूब में एक सबसे ज़्यादा फायदा तो यही होता है कि आप जो भी चीज़ है वो जो भी मैं पढ़ाया वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो आप जब चाहिए तब देखिए, ठीक है। जब भी नींद नहीं आ रहा देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है बहुत सारा। तो आप जब चाहिए उन क्वेश्चंस को आप फिर से रिपीट कीजिए, आपका याद भी होगा। थ्योरम कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो पढ़ा हुआ है, उन चीज़ों को भी देखिए, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय, ठीक है। और आप लोग जो है आज मैं नोटिस आप लोग को दिखाई दिया डीजीटी का, तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए, अब पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अपने मित्र आपके जो सहपाठी हैं या फिर आपके जो रिलेटिव कलीग्स हैं उन तक भी ये बात जरूर पहुंचाइए कि जो अब ये जो होने वाला है आप लोग का एग्जाम्स ले लिया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए पढ़ाई में। उन लोग को भी कहिए कि आके क्लास ज्वाइन करें, क्लास करें। 1 घंटा तो क्लास होता है मुश्किल से 10 बजे से रोज। अभी कुछ वक्त है तो पढ़ लीजिएगा तो काम आएगा, तो इस वजह से। और 1-2 सब्जेक्ट है आपका WCS और ES है, उस पर थोड़ा सा वक्त की कमी हो रही है। और आप लोग यदि उन चीज़ों के लिए भी मुझे कहिएगा कि सर उनका भी क्लास हो, एटलीस्ट कम से कम 30-40 बच्चे भी मुझे कहेंगे कि सर